हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 22 की शुरुआत में लिंदा वेंसी के साथ एएलएस का नर्सिंग मैनुअल कंप्लीट कर लेता है। लिंदा वेंसी से कहता है कि अब मैं आगे बढ़ता रहूंगा। एनसी कहती है कि मुझे मालूम है। एनसी कहती है कि हमने ये जो मैनुअल बनाया है इससे बहुत सारे लोगों की मदद होगी। लिंदा कहता है कि हाँ, इसी की वजह से मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि अभी भी मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। एनसी कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। लिंदा कहते है कि तुम्हें याद है कि हमने एक मूवी देखी थी जिसका नाम द बकेट लिस्ट था। एनसी कहती है कि हाँ। लिंदा कहते है कि जब लोगों को ये मालूम होता है कि उनके पास कम वक्त रह गया है तब वो ये सोचते हैं कि वो अपनी जिंदगी में लास्ट चीजें क्या करना चाहते हैं। एनसी कहती है कि ये लास्ट चीजें नहीं होती बल्कि ये वो चीजें होती हैं जो कि वो अपनी लाइफ में हमेशा से करना चाहते थे। लिंदा कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एनसी कहती है कि तो तुम क्या करना चाहते हो। लिंदा कहते है कि बहुत सोचने के बाद सिर्फ 3 चीजें हैं जो कि मैं अपनी जिंदगी में करना चाहता हूँ। एनसी कहती है कि पहली चीज क्या है। लिंदा कहता है कि डिजाइनर बनना। एनसी कहती है कि ये विश तो तुम अपनी पूरी कर चुके हो। लिंदा कहता है कि हाँ, अभी भी 2 चीजें बाकी हैं। एनसी कहती है कि दूसरी क्या है। लिंदा कहते है कि उस दिन जो तुमने मुझसे बातें कही थी उसके बाद अब मैं एएलएस के साथ जीना चाहता हूँ। एनसी कहती कि हम ये मिलकर करेंगे। लिंदा कहता है कि आखिरी चीज के बारे में मैं तुम्हें किसी और दिन बता दूंगा। एनसी कहती कि ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। आज चन और हीशन की शादी होती है। हीशन एनसी के डैड के साथ स्टेज पर आती है। एनसी और लिंदा भी इन दोनों के लिए आज बहुत खुश होते हैं। एनसी के डैड हीशन का हाथ अब चन को दे देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसके करीब जाकर इसको कहते हैं कि अगर तुमने इसको तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। चन हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है। अब चन को स्पीच देने के लिए कहा जाता है। चन कहते हैं कि मैं और मेरी वाइफ हीशन अपनी शादी हमारे सबसे अहम दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, लिंदा और एनसी को। चन कहता है कि मैं और हीशन विश करते हैं कि तुम दोनों एक साथ लंबी जिंदगी गुजारो। एनसी सुनकर रोने लगती है और इनको थैंक्स बोलती है। अब हीशन और चन एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। सब लोग इन दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये चारों एक साथ पिक्चर खिंचवाते हैं। फिर एनसी और लिंदा भी एक साथ पिक्चर खिंचवाते हैं और लास्ट में ये सब लोग एक ग्रुप पिक्चर खिंचवाते हैं। इसके बाद लिंदा की तबीयत खराब हो जाती है तो इसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। लिंदा को अभी तक होश नहीं आई होती और एनसी आईसीयू के बाहर खड़े होकर ही लिंदा को देख रही होती है। अब लिंदा को नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। लिंदा की फैमिली भी यहाँ पर पहुँच चुकी होती है। अब अंकल गाओ भी येन के साथ लिंदा को देखने के लिए आते हैं। ये एनसी से कहते हैं कि इस कंडीशन में ये होना नॉर्मल है। अंकल गाओ एनसी से कहते हैं कि कल नर्सिंग होम में कोई आया था जो कि कह रहा था कि वो ड्रग डेवलपमेंट में काम करता है। येन कहती है कि वो ड्रग डेवलपमेंट का एक्सपर्ट था। अंकल गाओ उसका बिजनेस कार्ड एनसी को दिखाने लगते हैं। अंकल गाओ कहते हैं कि वो कह रहा था कि वो एएलएस के पेशेंट्स के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहा है। लिंदा के डैड इस कार्ड को देखने लगते हैं और ये डॉक्टर वू का ही बिजनेस कार्ड होता है जिनसे मिस्टर वे ने लिंदा को मिलवाया था। लिंदा के डैड कहते हैं कि मैं डॉक्टर वू को कांटेक्ट करता हूँ। अब लिंदा को होश आ जाती है। एनसी लिंदा से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। एनसी अपने कैफे में इनसे इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है और कहने लगती है लेकिन फिर मैं कैफे पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। तो हीशन कहती है कि मैं बा और चन यहाँ पर है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैफे की मंथली सैलरी तुम्हारे लिए ही होगी। बाओ की सैलरी निकाल कर बाओ कहते कि मैं अपनी सैलरी कम कर सकता हूँ। चन कहते कि जब तक तुम मेहनत करोगे तब तक तुम्हारी सैलरी कम नहीं होगी। एनसी कहती कि मैं कुछ किए बगैर पैसे कैसे ले सकती हूँ। हीशन कहती कि हमारे लाइव स्ट्रीमिंग को भी तो जगह की जरूरत है, अगर ये कैफे नहीं होगा तो हमें कोई जगह रेंट पर लेनी पड़ेगी। चन कहते कि वैसे भी ये बात हम तुमसे डिस्कस नहीं करे बल्कि तुम्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं, तुम सिर्फ अपना काम करो, हम तीनों तुम्हारे कैफे की भी टेक केयर करेंगे और पैसों के जरिए तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। तुम जो ये इतना बड़ा काम करने जा रही हो ये उस काम में हमारा कंट्रीब्यूशन है। एनसी कहती कि लिंदा के लिए मैं तुम लोगों को थैंक्स कहती हूँ। अब जेएनयू म्यूचुअल फंड के एक सेमिनार में मिस्टर गाओ स्पीच दे रहा होता है और यहाँ पर एएलएस के सभी पेशेंट्स मौजूद होते हैं। मिस्टर गाओ सबको बता रहा होता है कि मुझे अपने बिजनेस की वजह से बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन मेरी ये सारी मूवमेंट तब तक थी जब मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि मुझे एएलएस है। डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होने के लिए कहा, लेकिन मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। फिर डॉक्टर लेन यानी कि लिंदा के डैड ने मुझे अप्रोच किया और मुझे फिर से एक उम्मीद दी, जब तक हम एएलएस पर काम करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम इस बीमारी पर काबू पा लेंगे। अभी जो हम करें शायद वो हमारी जान नहीं बचा सके, लेकिन एक दिन हमारी कोशिशें बहुत सारी जानें बचा सकेंगी। सभी पेशेंट्स की फैमिली मिस्टर गाओ के लिए तालियां बजा रही होती हैं। लिंदा भी पहले से बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रहा होता है। अब अंकल गाओ कहने लगते हैं कि ज्यादातर एएलएस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग
वॉकिन क्या वो एक आम इंसान था? वो तो एक टॉप साइंटिस्ट था जिसने दुनिया बदल दी है। इसलिए हमें चुना गया है, हम आम लोग नहीं हैं। हमें एक दिन मरना है तो हमें गर्व के साथ मरना चाहिए। लोगों के लिए कुछ कर पाना गर्व की बात है। लिंताओ कहता है कि हम सब पेशेंट्स में से मैंने सबसे ज्यादा आपको मुस्कुराते हुए देखा है। आप भी एक आम इंसान नहीं हैं, बल्कि एक एंजल है जिसको हेवन से हम सब लोगों को बचाने के लिए भेजा गया हो। अगली सुबह यन अंकल गांव को उठाने के लिए आती, लेकिन अंकल गांव उठ नहीं रहे होते। ये लोग अंकल गांव को हॉस्पिटल ले आते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई है। अंकल गांव के जाने की वजह से सभी बहुत दुखी होते हैं। अब लिंता ही अंकल गांव के लिए इस ग्रुप को हैंडल कर रहा होता है और अपने आप से कहते हैं कि अंकल गांव चले गए हैं, लेकिन मैं अंकल गांव के जज्बे के साथ ही इस ग्रुप में मौजूद लोगों की मदद करूंगा। अब अंकल गांव की जगह लिंता के वार्ड में एक और पेशेंट आ गई होती जिसका नाम येलान होता है। ये नंसी को बता रही होती कि येलान एक बैले डांसर थी। एनसी कहती है कि एक बैले डांसर के लिए इस बीमारी को एक्सेप्ट करना वाकई में बहुत मुश्किल है। एनसी अब रात में जब लिंता को देखने के बाद जा रही होती है तो येलान का चार्जर नीचे गिर जाता है। एनसी चार्जर उठाकर येलान को देती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। येलान इसे कहती कि क्या तुम केयर गिवर हो? तो एनसी कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर मौजूद एक पेशेंट की फैमिली हूँ। जो लड़का तुम्हारे नेक्स्ट बेड पर है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। येलान कहती कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम उसकी टेक केयर कर रही हो। एनसी कहती है कि मेरे साथ और भी लोग हैं। येलान कहती कि मुझे उससे जलन हो रही है कि उसके पास इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। अगले सुबह एनसी लिंताओ को खाना खिला रही होती है तो लिंताओ कहता है कि दोंगदोंग की बर्थडे आने वाली है। मैं सोच रहा था कि क्या हम दोंगदोंग की बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। एनसी कहती कि हाँ, कोई मसला नहीं है। लिंताओ कहता है कि वार्ड में बर्थडे सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे कैफे चलते हैं। एनसी कहती कि ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर लूंगी। अब एनसी दोंगदोंग के बर्थडे के लिए कैफे को अच्छे से डेकोरेट करती है और फिर ये सब लोग यहाँ पर दोंगदोंग की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आज लिंताओ के डैड लिंताओ को बता रहे होते हैं कि दोंगदोंग के भी कुछ टेस्ट नहीं हुए तो इसको एक दूसरी जेनेटिक डिजीज भी हो सकती है। अगर दोंगदोंग को वो डिजीज हुई तो फिर दोंगदोंग का इलाज हो सकता है। ये सुनकर लिंताओ बहुत खुश होता है। अब एनसी काम करते हुए लिंताओ के डैड के साथ यही डिस्कस कर रही होती है कि इनको दोंगदोंग की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन दोंगदोंग के पेरेंट्स ये सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। लिंताओ के डैड कहते हैं कि हमें पैसे इकट्ठे करने के लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा। अब लिंताओ के साथ ये सब लोग फंड रेजिंग पर काम कर रहे होते हैं। इस काम को लिंताओ लीड कर रहा होता है। ये सबको बता रहा होता है कि इनको क्या क्या करना है। लिंताओ कहता है कि मैं भी डोनेशन इकट्ठी करने का काम करूंगा। इतने में यहाँ पर दोंगन भी आ जाता है। एनसी से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोंगन कहते कि मैं यहाँ पर लिंताओ का ड्राइवर बनने के लिए आया हूँ। लिंताओ कहता है कि मैं दोंगन के साथ जिजिया जा रहा हूँ। एनसी कहती है कि कुछ हुआ है तो लिंताओ कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब दोंगन लिंताओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। लिंताओ मिस्टर वे से कह रहा होता है कि ये डिजाइन प्लान्स और ड्राइंग्स हैं जो मैंने बनाई हैं। मिस्टर वे कहते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है? लिंताओ कहता है कि मेरी कंडीशन की वजह से मैं कोई भी मुश्किल काम तो नहीं कर सकता। मैं पॉपुलर डिजाइन्स बनाना चाहता हूँ जिनकी प्राइस कम हो ताकि यंग लोग इससे फायदा उठा सके। दोंगन कहते हैं कि कंपनी ने एक न्यू थीम लॉन्च किया है जिसका फोकस यूथ पर है। मुझे लगता है कि लिंताओ इसके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। मिस्टर वे कहते हैं कि आइडिया तो बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन तुम्हारा गोल क्या है? लिंताओ कहता है कि मेरे वार्ड में दोंगदोंग को अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत है। मैं अपने डिजाइन किए हुए प्रोडक्ट्स की मदद से पैसे कमाकर उसकी मदद करना चाहता हूँ। मिस्टर वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे डिजाइन को रिव्यू करके जिजिया के लिए प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। लिंताओ अपने लीडर को थैंक्स बोलता है तो मिस्टर वे कहते हैं कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुफ्त में तो ये पैसे नहीं मिल रहे। तुम काम कर रहे हो और मैं तुम्हें तुम्हारे काम की पेमेंट कर रहा हूँ। ये लिंताओ से कहते हैं कि मुझसे किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद नहीं रखना अगर तुम्हारा डिजाइन क्वालिफाई ना किया तो। लिंताओ हंसते हुए कहता है कि मुझे समझ आ गई है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 22 खत्म हो जाती है।